नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आरा न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल के आशीर्वाद पर जनसभा रैली आज है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। 2022 की तैयारियों में पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं। उसी को देखते हुए आपको बता चले, आरएलडी भी इस रणक्षेत्र को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। 17 जिलों में आशीर्वाद पद रैली निकाली जाएगी आरएलडी की तरफ से। 36 बिरादरी के लोग आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे और 28 अक्टूबर तक 17 जिलों में आशीर्वाद पद रैली जो है वो निकालने की तैयारियां पूरी तरीके से आरएलडी की तरफ से की गई हैं। तो जयंत चौधरी की तरफ से इस रैली का आह्वान किया गया। आशीर्वाद पद यात्रा होगी और आपको बताते चले, सीधे तौर पर फोकस जो है वो 2022 विधानसभा चुनाव रहने वाले हैं। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को अग्रणी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में यानी 11 बजे के आसपास भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गजों से भी वर्चुअली बात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना जो है वो की गई थी और यह हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में पूरी तरीके से मदद करेगा। हम तकनीकी रूप से बेहतर होंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मैं भारतीय अंतरिक्ष संघ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। मुझे इस क्षेत्र के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिल रहा है और अंतरिक्ष और नवाचार में रुचि रखने वालों को यह कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। पीएमओ ने बताया है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड ट्रूबो, नेल्को, वनवेब और भारतीय एयरटेल और इसके साथ साथ आपको बता चले मैप माई इंडिया और वॉल चंद्रनगर इंडस्ट्रीज व अनंत टेक्नोलॉजी शामिल होंगे और यह संघ अंतरिक्ष संबंधी नीतियों की हिमायत करेगा और इसके साथ साथ सरकार व सरकार की एजेंसियों के बीच सामंजस्य भी स्थापित करेगा। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी में हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद का आज आह्वान कर दिया है। आपको बताते चले, लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो चुकी थी और महाविकास अघाड़ी ने कहा है कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे बंद में शामिल हो। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी बंद में पूरी तरीके से भाग लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी कहा है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नागरिकों से मिल रहे हैं और उनसे बंद में शामिल होने और किसानों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 3 कानून बनाकर कृषि उत्पादों की लूट की अनुमति दी और अब इनके मंत्रियों के रिश्तेदार किसानों की हत्या कर रहे हैं। हमें कृषकों के साथ एकजुटता दिखानी होगी। नवाब मलिक ने कहा है कि एमवीए की मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इस बीच महाराष्ट्र और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मौन व्रत आयोजित करेंगे। पटोले ने कहा है कि हमने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और लोगों से इस बंद को सफल बनाने के लिए इसमें भाग लेने की अपील की है। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार की रात को गिरफ्तार किया था। आपको बताते चले, आशीष पर आरोप है कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम का विरोध कर रहे किसानों को कुचलने वाले वाहनों में से वो उनमें से एक पर सवार थे। इस हादसे में 4 किसानों की जान चली गई थी। तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस को खत्म और फैलने से रोकने के लिए बड़े विस्तार से आपको बताते इस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ी बात यह है हालांकि इस सब के बीच में कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 95 करोड़ के पार पहुंच चुका है। कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 44 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारत इतिहास रचेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सफल टीकाकरण अभियान जोरों पर है। भारत ने 95 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोजेज जो है उनका आंकड़ा पार कर लिया है। अब देश 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे
बढ़ रहा है। जल्दी से वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों और परिवार को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कल वैक्सीन की 46,000 से ज्यादा खुराकें दी गई थी। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित महावीर शिविरों में आपको बताते चले कुल 25,173 लोगों को वैक्सीन की खुराकें दी गई। इनमें से 13,662 लोगों ने पहली खुराक ली और वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक उत्तर पूर्वी दिल्ली में दी गई। इसके बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली में 3,207, पश्चिमी दिल्ली में 2,831, शादरा की बात करें तो शादरा में 2,427 खुराकें दी गई। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक लगभग आपको बताते चले 1.90 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं और इसके साथ साथ 65 लाख से ज्यादा लोगों की वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। और आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। कोरोना के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था और कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 साल से उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को शुरू हुआ था। देश ने 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया था। तो पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव खत्म करने के लिए रविवार को भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 13वें दौर की बैठक 8.5 घंटे चली। मीटिंग का नतीजे के बारे में आपको बता चले अभी तक साफ जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि प्रथम मिली जानकारी के अनुसार भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच मीटिंग शाम 7 बजे खत्म हो गई थी। सुबह 10:30 बजे चीन की पीएलए सेना के मोल्डो गैरिसन में ये मीटिंग शुरू हुई थी और जानकारी के मुताबिक मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों के डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा की गई थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक नतीजे के बारे में अभी भी कुछ साफ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों देश के कमांडर्स मीटिंग के बारे में अभी भी अपने अपने देश के टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से मंत्रणा कर रहे हैं। आपको बताते चले उसके बाद ही मीटिंग का कोई नतीजा सामने आ सकता है। जानकारी के अनुसार भारत की तरफ से लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन ने मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि चीन की तरफ से दक्षिणी शिनचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने मीटिंग का प्रतिनिधित्व किया था। ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही चीन ने 16 महीने पहले गलवान घाटी की हिंसा से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें जारी की थी। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए फेस ऑफ यानी कि गतिरोध की रिपोर्ट सामने आई थी। इस दौरान भारतीय सेना ने चीन की पीएलए सेना के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। हालांकि दोनों देशों की आपको बताते चले फ्लैग मीटिंग के बाद इन सैनिकों को कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया था। गतिरोध खत्म हो गया था और पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर पिछले आपको बताते चले 17 महीने से चल रहे तनाव के दौरान 12 दौर की मीटिंगें हो चुकी थी और इस दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फिंगर एरिया, कैलाश हिल रेंज और गोगरा इलाकों में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन हॉट स्प्रिंग, डिमटोक और डिप्सांग लेन्स में तनाव अभी भी जारी। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सोमवार को मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया गया। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले अनंतनाग में भी एक आतंकी को मार गिराया गया था। आपको बताते चले यहाँ मुठभेड़ खंगुड़ वेरीनाग इलाके में हुई है। ऑपरेशन जारी है। सुरक्षाकर्मी ने एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद कर लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की जा रही है। 1 से 2 आतंकियों के वहां पर फंसे होने की खबर अभी सामने निकल कर आ रही है। इधर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने रविवार को जम्मू कश्मीर में छापेमारी के दौरान आपको बताते चले रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम तौसीफ अहमद, वानी निवासी बारामूला और फैज अहमद खान निवासी अनंतनाग बताए जा रहे हैं। अब तक आपको बता चले पूछताछ के दौरान लश्कर तैयबा और टीआरएफ की नई साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए के मुताबिक अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ मिलकर ये लोग बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। इनका मकसद स्थानीय लोगों में भय फैलाना था। रविवार की छापेमारी के दौरान अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पेन ड्राइव आदि बरामद की गई थी और एनआईए ने रविवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, सोपोर और अनंतनाग में 15 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर की गई थी और इसमें आतंकी पत्रिका आपको पता चले वॉइस ऑफ हिंद का मामला भी सामने आ चुका है। एनआईए ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में जो छापेमारी की थी उस दौरान इस पत्रिका से जुड़े उनके लोगों का खुलासा किया गया था और यह भी पता चला था कि आईएसआईएस के आकाओं के इशारे पर पत्रिका का अहम काम जम्मू कश्मीर से किया जा रहा। एनआईए ने इस मामले में गिरफ्तार लोगों से एक आईडी भी बरामद की।
तो आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर इजाफा किया गया। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 104 रुपये 44 पैसे हो चुकी है। वहीं डीजल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 93 रुपये 17 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $82 के पार पहुंच चुकी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में वहां पर 29 पैसे और डीजल की कीमतों में 37 पैसे बढ़ोतरी की गई है। आपको ये भी बताते चले कि पेट्रोल की कीमतों में अक्टूबर महीने में अब तक ₹2.80 प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा हो चुका है। वहीं 10 दिनों में डीजल की कीमतों में ₹3.30 प्रति लीटर महंगा किया गया है। डीजल देश के 26 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई में आपको बता चले 110 के पार पेट्रोल बिक रहा है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, नागालैंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, इसके साथ साथ ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर की घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आरोपी आशीष मिश्र के साथ हुई पूछताछ को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की भी गिरफ्तारी की मांग की। टिकैत ने कहा है कि आरोपी से पूछताछ काजू बादाम खाकर नहीं की जाती। आरोपियों से अगर सही तरीके से पूछताछ करनी है तो रात में उन्हें थाने में छोड़ दो। राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने की संतुष्ट होंगे, ये उन्होंने कहा है कि जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता वो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। टिकैत ने किसानों के आंदोलन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस पूरे धरने से हमें महसूस हुआ कि यह उद्योगपतियों की सरकार है। यह साबित हो रहा है कि किसानों के फसल लूटने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया। किसानों को गरीब बनाने का प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार। टिकैत ने आपको बताते चले आगे कहा है कि अंग्रेजी सरकारें भी पहले बातचीत करती थी, उसका समाधान निकालती थी। यह सरकार तो अंग्रेजी हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक है। किसानों के लिए, देश के लिए, आम जनता है और उसके लिए यह कानून खराब है और देश के लिए यह सरकार खराब है। सरकार हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। किसान आंदोलन पर कई तरीके के आरोप भी लगातार लगाए जा चुके हैं। शारदीय नवरात्र में मां को पूजने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इन दिनों अगर कोई सच्चे मन से मां की पूजा करे तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्त होती है और मां कात्यायनी को पूजने का शुभ मुहूर्त है। क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। मां दुर्गा की आराधना के महापर्व नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता ने कात्यायन ऋषि के घर बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसी के चलते ही इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। मां ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को भी इन्होंने ही कैद से छुड़वाया था। मानता है कि इस दिन जो मां की पूजा करता है उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और नहाकर साफ कपड़े पहने। सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करें, फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। अब एक पुष्प हाथ में ले और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। फूल को मां के चरणों में चढ़ाएं और माता को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही मां के मंत्रों का भी जाप करें और आरती का पाठ करें। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। आपको बताते चले इससे मां बेहद प्रसन्न होती हैं। इस दिन मां को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी आदिशक्ति की घोर तपस्या कर उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त किया।
इनकी पुत्री होने के चलते ही इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। देवी का जन्म जब हुआ था उस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देवी ने ऋषि कात्यायन के घर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। ऋषि कात्यायन ने माँ का पूजन 3 दिन तक किया। दशमी तिथि के दिन माँ ने महिषासुर का अंत किया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया, साथ ही 9 ग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में ले लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी की शरण में गए। माँ ने असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त कराया। कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए या फिर शहद का अलग से भोग लगा सकते हैं। माँ शक्ति के 9 दुर्गा स्वरूपों में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग्य बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां मिलती हैं। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और इसके साथ साथी से भी प्रेम संबंधी बाधाएं जो होंगी वो दूर होती हैं। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें माँ की कात्यायनी की पूजा तो आपको बताते चले। गोधूली वेला में पीले वस्त्र धारण करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं शीघ्र विवाह के लिए और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं माँ को। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें, फिर हल्दी के गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।